गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमने टॉपिक करना है ऑब्टेनिंग ऑफ द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जिसे हम क्या बोल रहे थे, कल्चरिंग बोल रहे थे या फर्मेंटेशन या बायोरिएक्टर्स। हमने अभी तक पढ़ा था कि जब हम फॉरेन जीन अपनी इंसर्ट कराकर होस्ट में एक्सप्रेस कराते हैं उसे ही हम क्या बोल रहे थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हमने जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी के मेजर 2 एरियाज थे उसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पहला जो कोर है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग की, कैसे हम जीन को मॉडिफाई करें, कैसे किसी होस्ट में ट्रांसफ़र करें। जब हम किसी होस्ट में कि कोई बाहर की जीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, रिकम्बिनेंट बोल रहे हैं, है ना। तो रिकम्बिनेंट डीएनए हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब अगली जो कंडीशन थी हमारी, टू कल्चर दी प्रोडक्ट एसेप्टिकली एंड ऑब्टेन क्लियरली। तो जो दूसरा कोर हमारा एरिया था बायोटेक्नोलॉजी का, वो हम करना जा रहे हैं। तो ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट का मतलब यही है कि जो डिज़ायर जीन हमने होस्ट में ट्रांसफ़र कराई है उस होस्ट के पास वो जीन नहीं थी, अब उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा जीन है। तो वो जो प्रोटीन उस जीन से स्पेसिफिक सिंथेसाइज होएगी वो प्रोटीन क्या कहलाई जाएगी बच्चे, रिकम्बिनेंट प्रोटीन कहलाई जाएगी। देखो, इफ एनी प्रोटीन एनकोडेड इज एक्सप्रेस इन हेटेरोलोगस होस्ट, कहने का मतलब है कि जब कोई प्रोटीन कौन से किसी दूसरे होस्ट में एक्सप्रेस होती है जिसकी जीन्स उसके पास नहीं थी। जैसे मैं बात करूं, मैंने इंसुलिन की जीन्स निकाली और मैं किसी बैक्टीरिया में एक्सप्रेस करा दूं तो अब वो बैक्टीरिया क्या बनाने लग जाएगा, इंसुलिन प्रोटीन बनाने लग जाएगा। तो वो प्रोटीन सिंपल प्रोटीन ना कहलाकर क्या कहलाई जाएगी, रिकम्बिनेंट प्रोटीन कहलाई जाएगी। तो रिकम्बिनेंट प्रोटीन बनाने के लिए हमने वही प्रोसेसेस यूज किए थे। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया, फिर हमने सेपरेशन किया, फिर एम्प्लीफिकेशन की, फिर एक्सप्रेशन इन होस्ट, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन के जो मेथड्स किए थे, माइक्रो इंजेक्शन, ये सारा हमने अप्लाई कर कर फिर हमने अपने डिजायर होस्ट के अंदर वो जीन इंसर्ट कर दी और वो जीन वहां पर एक्सप्रेस भी होगी। एक्सप्रेस का मतलब वहां पर वो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारे प्रोसेस कर कर प्रोटीन सिंथेसिस कर देगी। तो अब इंसुलिन प्रोटीन वैसे तो क्या है, एक ह्यूमन प्रोटीन है, लेकिन अगर हम किसी बैक्टीरिया में उसकी एक्सप्रेशन करा दे तो वो प्रोटीन तब क्या कहलाई जाएगी, रिकम्बिनेंट प्रोटीन कहलाई जाएगी। तो अब हमारा मकसद क्या है, ये जो रिकम्बिनेंट प्रोटीन हम किसी दूसरे होस्ट में एक्सप्रेस करा रहे हैं उसको हमने कल्चर करना है, क्योंकि हम कोई भी काम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू करना चाह रहे हैं वो हमारी बेटरमेंट के लिए। तो हम क्या चाहेंगे, इंसुलिन की प्रोडक्शन क्या है, लार्ज अमाउंट में होनी चाहिए, है ना। हमारे मार्केट में जैसे हम बात कर रहे हैं आजकल इंसुलिन के इंजेक्शंस मिलते हैं, तो वो इंजेक्शन कैसे मिल रहे हैं कि लार्ज स्केल पर बैक्टीरिया को कल्चर किया जा रहा है ताकि उसमें से इंसुलिन प्रोटीन को निकाला जा सके। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए, सबसे पहले हमें बैक्टीरिया या हम कहें जिस होस्ट में हमें अपनी जीन डाली है उसको कल्चर करना पड़ेगा, है ना। तो कल्चर करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हमें मेंटेन करने हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है वो जानना जरूरी है। तो 4 फैक्टर्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को कल्चर कराने के लिए, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो या कोई एनिमल सेल हो। तो आपको इन बातों का सबसे पहली कंडीशन आपको क्या बनाए रखनी पड़ेगी, मेंटेनिंग एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक क्या होता है, जहां पर सिर्फ वो ही एक सेल प्रेजेंट हो, उसके अलावा और कोई सेल ना हो, उसे हम बोलेंगे एसेप्टिक कंडीशन। मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं प्रेजेंट होना चाहिए सिर्फ उस होस्ट सेल के अलावा, उसे हम बोलेंगे एसेप्टिक कंडीशन। दूसरी क्या है, फिजिकल फैक्टर्स टू बी मेंटेन। फिजिकल फैक्टर्स का मतलब यहाँ पर बच्चे क्या है, आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, आपको पीएच मेंटेन करनी है, आपने एरिएशन प्रॉपर, एरोबिक ग्रोथ होएगी, ऑक्सीजन लेने वाला मान लो बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है, तो उसको प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी चाहिए, प्रॉपर मिक्सिंग भी चाहिए ताकि
कंडीशंस बराबर फिजिकली, मतलब जो फूड आपने मीडियम प्रोवाइड किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए, वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाले बैक्टीरिया तो ग्रो कर रहे हैं, नीचे वालों को फूड ही नहीं मिल रहा। तो इन सारे फैक्टर्स का भी आपने ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज एरिएशन, ऑक्सीजन सप्लाई आपने देखनी है, ठीक है। तीसरी चीज है एंटी फोमिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द फोमिंग। जैसे मान लो मैं कल्चर कर रही हूं, ये मैंने मीडियम प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करने लग गए, है ना, और हम क्या कर रहे हैं, ये मिक्स होगा साथ साथ। मिक्सिंग के टाइम जब कोई चीज घूम रही है तो उसके ऊपर क्या है, फ्रॉथ बनने लग जाता है बच्चे। जब फ्रॉथ बनने लग जाएगा, झाग बनने लग जाएगा, तो एयर सप्लाई क्या है, रुक जाएगी। तो हमें ये फ्रॉथ फॉर्मेशन को भी रोकना है, नहीं तो क्या है, एरिएशन ठीक से नहीं आएगी। तो एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स भी आपने मीडियम में डालने हैं ताकि किसी भी तरह की फ्रॉथिंग ना हो और एरिएशन ना रुके। चौथी, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट अगर हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो आपके पास बैक्टीरिया, अब हम जैसे खाना खाते हैं, हमने आज खाना खाया, ये थोड़ा हम महीने के बाद खाएंगे। हमें ग्रो होने के लिए क्या है, प्रॉपर नरिशमेंट टाइम टू टाइम चाहिए। ऐसे ही जब बैक्टीरिया पहले 1 सेल था, फिर 4 बन गए, फिर 8 बन गए, जब नंबर ऑफ बैक्टीरियाज बढ़ते चले जाएंगे और अगर हम खाना उतना ही रखेंगे तो क्या सारे बैक्टीरिया को खाना मिलेगा, नहीं। तो हमें क्या है, जब हमारा नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं तो हमारा क्या है, मीडियम की मतलब फूड का सोर्स भी कॉन्टिन्यूस सप्लाई होना चाहिए ताकि ग्रोथ प्रॉपर होती रहे। तो इन सारे फैक्टर्स का आपने ध्यान रखना है। तो वो कंडीशन जहां पर आप कल्चरिंग करते हो, या हम कहें वो वेसल जिसमें आप अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हो फॉर ऑब्टेनिंग अवर प्रोडक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, बायो रिएक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायो रिएक्टर्स। तो बायो रिएक्टर्स में आपने इन सारी कंडीशंस को मेंटेन करना है, ठीक है। तो इट इज अ वेसल यूज्ड फॉर कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग आवर हेट्रोलोगस प्रोटीन, ठीक है। तो बायोरिएक्टर वो चैम्बर है हमारा जहां पर आपने इन सारी कंडीशंस को भी मेंटेन करना है। तो बायोरिएक्टर को करने के लिए हमारे पास 2 तरह की कल्चरिंग होती है बच्चे। एक होती है बैच कल्चर और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस कल्चर। सिर्फ आपको बेसिक बैच कल्चर क्या है, मान लो आपने 10 लीटर का कोई न्यूट्रिएंट मीडियम बना दिया, ये आपने एक बार डाल दिया, ठीक है। इसके ऊपर जितने बैक्टीरिया, फिर आप उन बैक्टीरियाज को निकाल लो, फिर आप उनको यूज करो, फिर उसका कोई हिस्सा एक और 10 लीटर का आपने मीडियम बनाया उसमें ट्रांसफर कर दो। आपको टाइम टू टाइम क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है दे रहे हैं, लेकिन एक अलग वेसल में बैच की फॉर्म में आप सप्लाई कर रहे हो स्पेसिफिक इंटरवल्स में। कॉन्टिन्यूअस में क्या है, उसी चैम्बर में आप नीचे से मीडियम और ऐड करते रहो और आपका बैक्टीरिया वहीं पर ग्रो होता रहे। मतलब यहाँ पर जो फर्मेंटेशन चलेगी या मैं कहूँ ग्रोथ चलेगी वो कॉन्टिन्यूअस चलेगी। यहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ अटेन हो गई, फिर आप उन माइक्रोब्स को निकाल रहे हो, फिर दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर रहे हो। इसको हम बोलते हैं बैच कल्चरिंग। कॉन्टिन्यूअस कल्चरिंग मतलब उसी चैम्बर में आप न्यूट्रिएंट नीचे से सप्लाई कर रहे हो ताकि यहीं पर ग्रोथ होती रहे। तो जब आपको प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में करनी होती है बच्चे, तो वहां पर हम कॉन्टिन्यूअस बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं कि जहां पर लगातार क्या है, हमारी ग्रोथ होती रहे हमारे डिजायर ऑर्गेनिज्म की और इससे हम डिजायर प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सके, ठीक है। तो फैक्टर्स मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यूजुअली 2 तरह के बायोरिएक्टर्स यूज किए जाते हैं। एक होता है सिंपल स्टर
टैंक बायोरिएक्टर। सिंपल स्टर देखो बच्चे, यहाँ पर एसिड बेस पीएच कंट्रोल है, पेबलर्स लगे हुए हैं जो यहाँ पर क्या करेंगे, मिक्सिंग करवाएंगे। फिर नीचे से एयर, तो एरिएशन का भी कंडीशन मेंटेन की हुई है, पीएच भी कंट्रोल किया हुआ है और उसकी मिक्सिंग भी है, स्टरेशन भी प्रॉपर हो रही है। तो ऐसे बायोरिएक्टर क्या कहलाता है, स्टर टैंक। एक सिलेंडर की तरह होता है हमारा वेसल इसमें बायोरिएक्टर में। स्टर टैंक में क्या प्रॉब्लम है बच्चे, यहाँ पर क्या है, स्टर टैंक हो रहा है तो यहाँ पर वो फ्रॉथ बन जाती है। तो फ्रॉथ को ओवरकम करने के लिए क्या है, यहाँ पर एक ट्यूब लाइक लगा होता है, ये बबल्स क्रिएट करता है। बबल्स होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एयर की सप्लाई क्या है, सही होती है। इसे हम बोलते हैं स्पार्क्ड एयर टैंक। यहाँ पर क्या है, ऐसे घूमने वाला है, यहाँ पर पुश ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो इसको हम बोलते हैं स्पार्क्ड स्टर टैंक। दोनों ही बायोरिएक्टर्स यूज किए जाते हैं, मतलब ये चैम्बर का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। एक में रोटेशनल मूवमेंट होएगी, स्टर टैंक बोलते हैं। एक स्पार्क, ऊपर से प्रेशर आएगा जिसकी वजह से बबल्स क्रिएट हो जाएंगे और बबल्स की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, प्रॉपर होएगी। तो ये दो तरह के बायोरिएक्टर्स यूज किए जाते हैं टू ऑब्टेन अवर डिजायर प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था 11th में कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। कोई एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, कोई एनारोबिक होते हैं, कोई एसिडोफिलिक हैं, सबकी अपनी अपनी बॉडी की कंडीशंस हैं। जैसे हमने पढ़ा था एंजाइम का इफेक्ट पढ़ा था, हर एंजाइम स्पेसिफिक टेम्परेचर पर काम करता है, हर एंजाइम स्पेसिफिक पीएच पर काम करता है। वो क्यों, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट क्या है, अलग अलग है। तो हर डिफरेंट सेल को ग्रो कराने के लिए हर सेल की रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट अलग होगी, पीएच की अलग होगी, क्या सबस्ट्रेट चाहिए, वो कौन सा कार्बन सोर्स यूज करता है एज ए एनर्जी, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, सारी चीजों को देखकर ही आप बायोरिएक्टर्स को बना सकते हो टू कल्चर अवर डिजायर ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग द हेटेरोलोगस प्रोटीन। ठीक है, तो जब आपने एक बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर कर लिया, अब जब अपनी ग्रोथ हो रही है तो वो उसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है, हेटेरोलोगस प्रोटीन बन रही है, वो भी है। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है उसके अंदर अब उसके अपने प्रोडक्ट्स भी होंगे, लेकिन हमारा एम सिर्फ किसकी तरफ है, उस हेटेरोलोगस प्रोटीन की तरफ। तो बाकी चीजें हमने क्या कर देनी है, रिमूव कर देनी है। सिर्फ हमें अपना बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। तो वो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन for obtaining our desired product is called downstream processing। उसे हम क्या बोलेंगे, downstream processing बोलेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई चीज मार्केट में अवेलेबल कराते हैं तो उसका प्यूरिफिकेशन, मतलब ये सेल के अंदर और चीजें भी होंगी, तो उन चीजों से हमने उसको सेपरेट करना है और हमारा डिजायर जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो सिर्फ प्यूरिफाइड फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब और कोई चीज उसके साथ अटैच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो इफेक्टिव नहीं होगी। हम उसको कहेंगे अल्टरेटेड है ये, तो मतलब इसके अंदर कोई और चीजें भी ऐड है। तो वो प्रोसेस जिससे आप अपने डिजायर हेटेरोलोगस प्रोटीन को सेपरेट करते हो और प्यूरिफिकेशन करते हो, उसे हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हो, सेपरेशन के लिए आप डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर सकते हो, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया या सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। तो हम क्या है, फिजिकल मेथड भी यूज करते हैं प्यूरिफाई करने के लिए, बायोलॉजिकल मेथड भी। तो वो बियॉन्ड आवर स्कोप है। अब सिर्फ आपने कितना जानना है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, कि इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ हेटेरोलोगस प्रोटीन फ्रॉम आवर
होस्ट से आपने क्या है अपने डिजायर प्रोडक्ट को सेपरेट कर लिया। तो उसके लिए फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये क्रोमेटोग्राफी, ये सब मेथड्स आप अप्लाई करते हो। तो एक बार जब आपने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से अपना प्रोडक्ट सही कर लिया, अब आपने मार्केट में अवेलेबल करवाना है। तो मार्केट में अवेलेबल कराने से पहले उसके ट्रायल्स करते हैं, क्या वो प्रोटीन जो हमने निकाली है यहाँ से वो सही रूप में निकली भी है कि नहीं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं होगी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के टाइम या कल्चरिंग के टाइम। जैसे मैं कहूँ मेरी इंसुलिन प्रोटीन में बनाना जा रही हूँ, तो इंसुलिन प्रोटीन में 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो 51 अमाइनो एसिड जुड़े होंगे तभी वो इफेक्टिव होएगा। अब कल्चरिंग के टाइम कोई चेंज आ गया हो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उसके 50 अमाइनो एसिड्स ही रह गए, तो अब वो इंसुलिन नहीं रह पाएगी, मतलब उसमें अल्टरेशन हो गई है। तो हमें चेक करना पड़ता है कि जो आपने हेटेरोलोगस प्रोटीन बनाई है वो इफेक्टिव भी है कि नहीं। तो कल्चरिंग करने के बाद दूसरा काम क्या था, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तीसरा काम क्या है, उस प्रोटीन को हमने चेक करना वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट। तो उसके लिए हमें क्लिनिकल ट्रायल्स जाने पड़ते हैं। जैसे आप सुन भी रहे होगे, कोरोना वायरस से बचने के लिए जो भी वैक्सीन्स कोई भी कंट्री के साइंटिस्ट बनाने में लगे हुए हैं, तो उसके क्या आप सुन भी रहे हैं, पहला ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट कर लिया। दूसरा कि वो चेक कर रहे हैं कि जो वैक्सीन बना रहे हैं वो वाकई ही इफेक्टिव है कि नहीं, या उसमें अल्टरेशन आती है, या वो जो प्रोटीन ठीक रूप से बन रही है क्या वो ह्यूमन के ऊपर इफेक्टिव है कि नहीं। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद इन सारे एरियाज को भी बहुत बारीकी से देखा जाता है, नहीं तो हमारी जो मॉडिफिकेशन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो एम है वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी ही क्या कहती है कि हमें डिजायर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करना फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमें चीजें बनानी है। तो अगर वो नहीं बन रही, क्लिनिकल ट्रायल्स इफेक्टिव नहीं हुए, तो हमारा सारा जितना भी प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं वो वेस्ट हो जाता है। तभी तो आप देखते हो कि कितना टाइम लग जाता है साइंटिस्ट को एक वैक्सीन बनाने में। किसी 2 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं, तो कोई श्योरिटी नहीं होती कि जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से अपना डीएनए इंसर्ट कराते हैं वो उतना इफेक्टिव होगा कि नहीं, क्या पता दूसरे होस्ट में जाके वो एक्सप्रेस होगा कि नहीं। तो बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ता है। लेकिन अगर ये मेथड्स इजीली फ्रूटफुल होने लग जाएं तो ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, या हम कहें हमारे फ्यूचर में आने वाली हमारे वेपन्स की तरह काम कर सकती हैं। कि जो कंट्रीज फ्रूटफुल इन बायोटेक्नोलॉजी होगी वो पावर करेगी थ्रू ऑन दी होल वर्ल्ड। तो ये बहुत इफेक्टिव, या हम कहें बहुत गुड फील्ड है हमारी लाइफ साइंस का, जिसमें आप जीन्स को भी मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये चैप्टर बच्चे आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू।